प्रदेश के सभी बच्चों का अकाउंटेंसी के 8 अगस्त 2020 के इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। कंपनी का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। अभी हम ये पढ़ने वाले हैं कि कंपनी क्योंकि जन्म नहीं लेता सामान्य व्यक्तियों की तरह, क्योंकि यह एक कानून के द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है, तो इसका निर्माण कैसे होगा। आप सभी लोग जानते हैं कि कृत्रिम व्यक्ति होने के नाते इसका निर्माण स्वयं तो नहीं होगा और न ही आकस्मिक होगा। तो एक कंपनी के निर्माण के लिए एक लंबी कानूनी प्रक्रिया है जिससे गुजरना होता है। 4 अवस्थाओं में पहली अवस्था है प्रवर्तन अवस्था, प्रमोशन स्टेज। दूसरी है समावेलन अवस्था, इनकॉर्पोरेशन स्टेज। तीसरी है पूंजी प्राप्ति अवस्था, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। और चौथी है व्यवसाय प्रारंभ अवस्था यानी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रवर्तन की। तो क्या है प्रवर्तन और इसकी परिभाषाएं जिस पे हम जाएंगे। सबसे पहले हम प्रवर्तन समझते हैं। देखिए, कंपनी निर्माण में प्रवर्तन है पहली सीढ़ी यानी कि फर्स्ट स्टेज। प्रवर्तन के अंतर्गत कंपनी के निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाती है। प्रवर्तन का अर्थ प्रारंभ करने से है। अब कंपनी के प्रवर्तन से आशय क्या है? उन सभी क्रियाओं से आशय प्रवर्तन से है जो किसी व्यवसाय को शुरू करने की कल्पना से लेकर कंपनी को अस्तित्व प्रदान करने अर्थात कंपनी के इनकॉर्पोरेशन यानी कि पंजीकरण तक करनी पड़ती हैं। किसी कंपनी के निर्माण से पूर्व कोई व्यक्ति या कुछ व्यक्ति मिलकर किसी व्यवसाय को प्रारंभ करने की कल्पना करते हैं। फिर वह व्यवसाय अवसरों की खोज करने हेतु गहन अध्ययन और जांच पड़ताल करते हैं। तत्पश्चात वे व्यवसाय को आरंभ करने की योजना बनाते हैं और इन प्रश्नों पर विचार करते हैं कि व्यवसाय का क्षेत्र तथा स्थान क्या होगा, पूंजी किस प्रकार प्राप्त की जाएगी, भूमि इमारत की व्यवस्था कैसे की जाएगी, व्यवसाय के लिए सामग्री, मशीनें, श्रम वगैरह ये सब कहाँ से मिलेंगे, इसकी स्थापना के लिए क्या क्या वैधानिक कार्यवाहियाँ करनी होंगी। ये सारी बातें प्रवर्तन का हिस्सा हैं। संक्षेप में बोलें तो प्रवर्तन संबंधी क्रियाओं के फलस्वरूप ही कोई कंपनी अस्तित्व में आती है, अर्थात कंपनी के तौर पे पंजीकरण को प्राप्त करती है, इनकॉर्पोरेट होती है, निगमित हो पाती है। इसके बाद में आता है कंपनी का जो दूसरा स्टेज है समामेलन यानी कि पंजीयन। देखिए, समामेलन का अर्थ है कि प्रवर्तन के बाद कंपनी की दूसरी अवस्था, मैं अभी भूल गया था वही बात इन्होंने दोहराई। समावेलन कंपनी के निर्माण की दूसरी अवस्था है। कंपनी के समामेलन से तात्पर्य क्या है? उन सभी वैधानिक कार्यवाहियों की पूर्ति जिनसे कोई कंपनी वैधानिक अस्तित्व प्राप्त करके व्यवसाय करने योग्य होती है। ठीक, समामेलन के बिना कोई भी कंपनी वैधानिक स्वरूप प्राप्त कर नहीं सकती। अतः समावेलन किसी कंपनी के निर्माण की अनिवार्य सीढ़ी है। इसलिए कहा जाता है कि प्रवर्तन कंपनी को गर्भ का रूप देता है, जबकि समावेलन उसे गर्भ से निकालकर एक कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत कर देता है। समावेलन की कार्यविधियाँ क्या हैं, जल्दी से जानते हैं। सबसे पहले 4 प्रमुख भागों में से पहला है प्रारंभिक क्रियाएँ, फिर पंजीयक के पास प्रलेखों सहित प्रार्थना पत्र भेजना, निर्धारित शुल्क देना और समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेना। इन चारों में सबसे पहले जानते हैं कि प्रारंभिक क्रियाओं में क्या क्या शामिल होगा। देखिए, हम यहाँ पर कंपनी के निर्माण को ब्रिक बाय ब्रिक यानी कि एक एक करके पढ़ रहे हैं, इसीलिए आप बीच में कहीं जाइएगा मत, यानी कि आपका ध्यान अगर इधर उधर गया तो आप ये टॉपिक मिस कर जाएंगे। प्रारंभिक क्रियाओं में सबसे पहले हमें कार्यालय के लिए राज्य का चुनाव करना होता है, यानी कि हमारी कंपनी का जो हेड ऑफिस होगा वो कहाँ होगा, हमें सबसे पहले इस पर विचार करने की आवश्यकता होती है। ठीक, तो राज्य यानी कि मुख्य कार्यालय किस राज्य में होगा, ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कंपनी का पंजीकरण उस राज्य के रजिस्ट्रार के यहाँ ही होगा जहाँ पे आप अपना हेड ऑफिस बनाना चाहते हैं। तो आपको उसी राज्य के पंजीकृत कार्यालय से संपर्क करना होगा। ठीक है, वैसे पंजीकृत कार्यालय की सूचना पंजीकरण के बाद 30 दिन के अंदर भी दी जा सकती है। खैर, कंपनी का नाम निश्चित करना, यद्यपि कंपनी के नाम का चुनाव स्वेच्छा से किया जा सकता है, लेकिन यह भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 4 के अनुरूप होना चाहिए।
इसीलिए रजिस्ट्रार के कार्यालय में इसलिए रजिस्ट्रार के कार्यालय से इस बात की स्वीकृति ले लेनी चाहिए कि क्या प्रस्तावित नाम की स्वीकृति मिल सकती है या नहीं। कंपनी का नाम पहले से ही स्थापित किसी अन्य कंपनी के नाम से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए और ना ही केंद्रीय सरकार की दृष्टि से अनुचित होना चाहिए। नाम, सबसे पहले कार्यालय के लिए राज्य का चुनाव, फिर कंपनी के नाम का निर्धारण और उसके बाद तीसरा काम है लाइसेंस प्राप्त करना। यदि कंपनी किसी ऐसे औद्योगिक कार्य के लिए स्थापित की जा रही है जिसके लिए उद्योग विकास तथा नियमन अधिनियम 1951 इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 के अंतर्गत अनुज्ञा पत्र यानी कि लाइसेंस लेना अनिवार्य है, तो इसकी प्राप्ति के लिए निर्धारित फॉर्म पर आवेदन करना चाहिए। प्रार्थना पत्र भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय नई दिल्ली के सचिव के पास जाता है, जो संतुष्ट होने पर लाइसेंस जारी करता है। नई औद्योगिक नीति 1991 के अंतर्गत अधिकांश उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया है। लाइसेंस लेने के बाद भूमि संबंधी स्वीकृति प्राप्त करनी होती है। यदि पूंजी निर्गमन नियंत्रक से पूंजी संबंधी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक हो तो ऐसी स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिए और ऐसी स्वीकृति के अभाव में प्रविवरण निर्गमित नहीं किया जा सकेगा। तो ये पूंजी संबंधी स्वीकृति प्राप्त करना है। माफ़ कीजिएगा, मैंने भूमि संबंधी बोल दिया था संभवतः। पूंजी संबंधी स्वीकृति प्राप्त करना, ये किससे प्राप्त करनी होगी? ये पूंजी निर्गमन नियंत्रक से आपको इसकी स्वीकृति प्राप्त करनी, अगर आवश्यक है तो स्वीकृति जरूर प्राप्त कर लेनी चाहिए। अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं कि आपको ये स्वीकृति चाहिए तो बगैर इस स्वीकृति के आप प्रविवरण निर्गमित नहीं कर पाएंगे। आवश्यक नियुक्तियां करना, प्रवर्तक को बैंकर्स, कानूनी सलाहकार, कोषाध्यक्ष, अभिगोपक, दलाल, अंकेक्षक आदि इनकी नियुक्तियां कंपनी के रजिस्ट्रेशन के पहले ही करनी होती है तथा पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों को भी निश्चित करना होता है। पार्षद सीमा नियम पर जो हस्ताक्षर करते हैं ये वो लोग होते हैं जिन्हें फाउंडेशन मेंबर कहा जाता है, जो मिनिमम 7 लोगों की 7 संख्या होनी चाहिए। ये वो लोग होते हैं जो कंपनी के पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर करते हैं। आवश्यक प्रलेख तैयार करना, कंपनी के समामेलन के लिए प्रवर्तक का कुछ प्रलेख तैयार करवाकर उन्हें रजिस्ट्रार के पास भेजना पड़ता है। ये प्रलेख जान लीजिए कौन कौन से हैं। एक तो है पार्षद सीमा नियम, दूसरा है पार्षद अंतर नियम, तीसरा है प्रविवरण, प्रारंभिक अनुबंध। ये अनुबंध किए जाएंगे इन लोगों से जिनकी अभी बात की गई थी। कौन लोग? ये बैंकर्स, कानूनी सलाहकार, कोषाध्यक्ष, अभिगोपक वगैरह वगैरह। तो इनसे किए जाने वाले जो अनुबंध हैं वह, इसके अलावा अभिगोपन संबंधी अनुबंध। अभिगोपन मैं आपको पहले भी बता चुका। अभिगोपन का तात्पर्य होता है कि कोई कंपनी जब अपने अंश इशू करती है तो अगर 100 अंश इशू किए गए हैं तो कम से कम 90 के लिए एप्लीकेशन आना अनिवार्य होता है। अगर 90 से एक भी एप्लीकेशन कम आया तो ऐसी स्थिति में कंपनी को जो भी पैसा आया है, जो भी एप्लीकेशंस आए हैं, वो सब सम्मान वापस करने पड़ेंगे। एक निश्चित अवधि बीत जाने के बाद उन पर ब्याज भी देना पड़ेगा और कंपनी उस साल अपनी अंशों को निर्गमित या आवंटित नहीं कर पाएगी। इसीलिए इस रिस्क से बचने के लिए कंपनी कुछ लोगों को इस बात का कॉन्ट्रैक्ट दे देती है, ठेका दे देती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देती है कि अगर 100 में 90 अगर नहीं हो पाए, जितनी की भी कमी होगी, मान लिया ये 85 हो पाए तो 5, अगर ये 75 हो पाए तो 15, जितने भी हो पाए उतने शेयर्स वह व्यक्ति या वह संस्था स्वयं खरीद लेगी या किसी से खरीदवाएगी। यानी कि उतने सब्सक्रिप्शन करने की जिम्मेदारी जो व्यक्ति लेता है, जितना कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहा जाता है, वह व्यक्ति अभिगोपक कहलाता है, अंडरराइटर कहलाता है। उससे जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसी को अभिगोपन संबंधी अनुबंध यहाँ कहा गया है। प्रबंधक आप जानते ही हैं, मैनेजर्स। मंत्री या कोषाध्यक्ष के साथ अनुबंध, मंत्री सरकार के नहीं, कंपनी में ही मंत्री या कोषाध्यक्ष होंगे, उनके साथ आपको अनुबंध करना होगा। संचालकों की लिखित सहमति प्राप्त करनी होगी, रजिस्टर्ड कार्यालय की स्थिति की सूचना और साथ ही साथ वैधानिक घोषणा। ये 9 प्रपत्र ऐसे हैं जो रजिस्ट्रार के पास जमा करने होते हैं। तो ये प्रक्रिया है, प्रारंभिक प्रक्रिया पूरी कर लेना। उसके बाद में है पंजीयक के पास प्रलेखों सहित प्रार्थना पत्र भेजना। ये जो प्रलेख हैं
आपके जो राज्य की रजिस्ट्रार होंगे उनके पास जहाँ पे भी आपका पंजीकृत कार्यालय स्थापित है वहाँ के रजिस्ट्रार, जैसे यूपी में ये लखनऊ में है, कंपनी के समावेलन का पंजीकरण के लिए आपको प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा और साथ ही साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे जिनका जिक्र ऊपर भी आ चुका है और निम्नलिखित हैं। पार्षद सीमा नियम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। हम इन्हें बहुत ही संक्षेप में जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। देखिए, पार्षद सीमा नियम एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रलेख है जो कंपनी के उद्देश्यों तथा अधिकारों की सीमाएं निश्चित करता है। किसी भी कंपनी का समावेलन इसके बिना नहीं हो सकता। कंपनी की दशा में कम से कम 7 और निजी कंपनी की दशा में कम से कम 2 व्यक्तियों द्वारा यह प्रलेख हस्ताक्षरित होना चाहिए, यानी कि कम से कम 7 सार्वजनिक कंपनी की दशा में और कम से कम 2 व्यक्तियों द्वारा इस पे हस्ताक्षर होने चाहिए। प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता को कम से कम एक अंश लेना आवश्यक होता है और इस पर आवश्यक स्टैंप भी लगा हुआ होना चाहिए। फिर बात आती है पार्षद अंतर नियम की। तो इस प्रलेख में पार्षद सीमा नियम में दिए गए उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाए गए नियमों का उल्लेख होता है। इन नियमों का संबंध कंपनी की आंतरिक व्यवस्था से होता है। इस प्रलेख पर उन लोगों के हस्ताक्षर होने चाहिए जिन्होंने पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर किए हैं। अंतर नियम छपे हुए पैराग्राफों में विभक्त होने चाहिए। अंशों द्वारा सीमित कंपनी, सार्वजनिक कंपनी के लिए अंतर नियम तैयार करना आवश्यक नहीं है। ऐसी कंपनी यदि अंतर नियम नहीं बनाती है तो उस पर कंपनी अधिनियम की टेबल ए लागू होगी। ऐसी स्थिति में पार्षद सीमा नियम के ऊपर बिना अंतर नियमों के पंजीकृत लिख देना चाहिए। फिर बात आती है कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय के स्थान की सूचना। कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय के स्थान तथा स्थिति की सूचना जो होती है वो रजिस्ट्रार के कार्यालय में 30 दिन के अंदर समावेलन के बाद भी भेजी जा सकती है। संचालकों की सूची। निर्धारित फॉर्म पर उन व्यक्तियों की सूची भेजनी पड़ती है जो कंपनी के संचालकों के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हो गए हैं। सूची में प्रत्येक व्यक्ति का नाम, पता, पेशा तथा अन्य विवरण होते हैं। निजी कंपनी के लिए ऐसी सूची भेजने की आवश्यकता नहीं। संचालकों की लिखित सहमति चाहिए होती है। उन व्यक्तियों की लिखित सहमति भी फाइल करनी चाहिए जिन्होंने कंपनी का संचालक बनना स्वीकार किया है। प्रत्येक संचालक को अपनी स्थिति के 30 दिन के अंदर अपनी लिखित सहमति रजिस्ट्रार के पास भेज देनी चाहिए। एक निजी कंपनी के संचालक के लिए बिल्कुल भी इसकी आवश्यकता नहीं है। योग्यता अंशों संबंधी वचन, अंडरटेकिंग रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन शेयर्स, संचालकों की लिखित सहमति के साथ ही निर्धारित फॉर्म पर अन्य प्रपत्र भी भेजना पड़ता है जिससे संचालकों की ओर से योग्यता अंशों को लेने तथा उनका भुगतान करने का वचन होता है। एक निजी कंपनी के मामले में ऐसे वचन की भी आवश्यकता नहीं है। प्रबंध व्यवस्थापकों के साथ प्रारंभिक अनुबंध। देखिए, जो प्रबंध के व्यवस्था करने वाले लोग हैं उनमें पूर्णकालिक संचालक हैं, प्रबंध संचालक हैं, अन्य प्रबंधक हैं। इनके साथ कंपनी की व्यवस्था होती है, तो जो भी उनके साथ प्रारंभिक अनुबंध होते हैं उनकी एक प्रति कंपनी के रजिस्ट्रार में, कार्यालय में फाइल करनी पड़ती है। निजी कंपनी की दशा में बिल्कुल भी ये ज़रूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। और एक वैधानिक घोषणा करनी होती है, इसे भी समझ लीजिए। देखिए, कंपनी के समावेलन के लिए रजिस्ट्रार के पास एक वैधानिक घोषणा इस आशय की करनी पड़ती है कि सभी वैधानिक औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। वैधानिक घोषणा किसी भी एक व्यक्ति द्वारा की जा सकती है, हस्ताक्षरित होनी चाहिए इनमें से किसी भी व्यक्ति के द्वारा। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। भारत में कंपनी के निर्माण से संबंधित कोई कार्यरत चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिसे लेखपाल कहा जाता है। अटॉर्नी या एडवोकेट जिन्हें उच्च न्यायालय में उपस्थित होने का अधिकार हो। कोई ऐसा व्यक्ति जिसका नाम कंपनी के पार्षद अंतर नियमों में संचालक, सचिव या प्रबंधक के रूप में दिया गया हो। ठीक है, इनके द्वारा ये हस्ताक्षरित होनी चाहिए। ये दूसरी स्टेज थी। उसके बाद में आता है निर्धारित शुल्क का भुगतान। हम पढ़ रहे हैं इस समय क्या, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन। हमने कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में सबसे पहले पढ़ा था क्या, पढ़ा था प्रारंभिक क्रियाएं। उसके बाद हमने पढ़ा पंजीयक के पास प्रलेखों सहित प्रार्थना पत्र भेजना जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स लगने थे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ तीसरी स्टेज होती है निर्धारित शुल्क का भुगतान। उपर्युक्त प्रपत्रों के साथ कंपनी के रजिस्ट्रार को निर्धारित दर से प्रलेखों को प्रस्तुत करने का शुल्क, पंजीकरण शुल्क दिया जाना अनिवार्य है। यह शुल्क कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार होता है।
शुल्क की धनराशि को भारतीय रिजर्व बैंक में भारत के सरकारी खाते इनटू द पब्लिक अकाउंट्स इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जमा किया जाता है। भारतीय कंपनी अधिनियम की 10वीं सूची में इस शुल्क की दरें दी गई हैं। और चौथा स्टेप है समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त करना। आवश्यक प्रलेखों तथा निर्धारित शुल्क प्राप्त कर लेने के बाद यदि रजिस्ट्रार इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि समामेलन संबंधी आवश्यक वैधानिक कार्यवाहियाँ पूरी कर ली गई हैं तो निर्धारित शुल्क का भी भुगतान कर दिया गया है। ऐसी सुनिश्चितता होने के बाद वह अपने हस्ताक्षर सहित तथा कार्यालय की मोहर लगाकर एक प्रमाण पत्र देता है जिसे समामेलन का प्रमाण पत्र कहा जाता है। इसमें यह लिखा रहता है कि प्रमाण पत्र में उल्लेखित तिथि से कंपनी का समावेलन हो गया है और यह सीमित दायित्व वाली कंपनी है। इनकॉर्पोरेशन यानी कि कंपनी के रजिस्ट्रेशन पंजीकरण के बाद तीसरी जो अवस्था आती है प्रवर्तन की यानी कि कंपनी के निर्माण की, वह है पूंजी प्राप्त व्यवस्था। एक निजी कंपनी या बिना अंश पूंजी वाली सार्वजनिक कंपनी समावेलन का प्रमाण पत्र मिल जाने के बाद तुरंत अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है। ठीक है, चाहे निजी कंपनी हो चाहे ऐसी कंपनी हो जो है तो सार्वजनिक लेकिन उसको अंश पूंजी नहीं है कोई, लेकिन अंश पूंजी वाली जो सार्वजनिक कंपनियां हैं वह उस समय तक अपना व्यवसाय प्रारंभ नहीं कर सकती जब तक कि उसे व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र न मिल जाए। और यह प्रमाण पत्र धारा 149 का पालन करके न्यूनतम अभिधान पूंजी प्राप्त करने के बाद ही प्राप्त किया जा सकता है। तो जनता से पूंजी प्राप्त करने के संबंध में एक सार्वजनिक कंपनी को दो मुख्य कार्य करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो प्रविवरण या कि स्थानापन्न प्रविवरण जारी करना पड़ता है और दूसरा अंशों का आवंटन करना होता है। अंशों का आवंटन होने की तिथि से 1 माह के अंदर कंपनी के रजिस्ट्रार के पास आवंटन का विवरण भेजना पड़ता है और इसके साथ ही कंपनी के संचालक या सचिव द्वारा इस बात का घोषणा पत्र भी भेजना होता है जिसमें कहा जाता है पहला कि न्यूनतम प्रार्थिक पूंजी की राशि के बराबर अंशों का आवंटन कर लिया गया है और उन पर कम से कम 5% के बराबर धनराशि आवेदन पत्र के साथ प्राप्त भी हो गई है। दूसरा, संचालकों ने अपने योग्यता अंशों पर आवेदन और आवंटन राशि का भुगतान कर दिया है। तीसरा, प्रविवरण की अनुपस्थिति में स्थानापन्न प्रविवरण फाइल कर दिया गया है। और चौथा, किसी संचालक या सचिव द्वारा घोषणा की सभी वैधानिक कार्यवाहियाँ पूरी कर ली गई हैं। ये सारी 4 बातें जो हैं उपर्युक्त प्रलेखों के साथ प्राप्त होने तथा की गई कार्रवाई से संतुष्ट हो जाने पर जो कंपनी का रजिस्ट्रार है वह व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र जारी कर देता है, जो इस बात का प्रमाण होता है कि कंपनी को व्यवसाय करने और उधार लेने का अधिकार मिल गया है। इसमें एक शब्द मैंने पहले भी मेंशन किया था, न्यूनतम प्रार्थित पूंजी यानी कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कैपिटल क्या है, जान लीजिए। ये प्रश्न अलग से भी बनता है और ये आपको आना चाहिए। न्यूनतम अभिधान राशि या पूंजी से आशय निर्गमित पूंजी के उस भाग से है जिसकी प्राप्ति के बिना कोई भी कंपनी अंशों का आवंटन नहीं कर सकती, और न्यूनतम अभिधान राशि का कंपनी के प्रविवरण में स्पष्ट उल्लेख भी कर दिया जाता है। अन्यथा समस्त निर्गमित पूंजी जो न्यूनतम प्रार्थित पूंजी मान ली जाएगी अगर इसे मेंशन न किया गया हो। कंपनी अधिनियम के अनुसार न्यूनतम प्रार्थित पूंजी निम्न कार्यों के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। एक तो प्रारंभिक व्ययों के भुगतान के लिए, क्रय की गई संपत्ति और क्रय की जाने वाली संपत्ति का मूल्य चुकाने के लिए, अंशों के निर्गमन व्यय तथा कमीशन का भुगतान करने के लिए, उपरोक्त कार्यों के लिए कोई ऋण लिया गया है तो उसके भुगतान के लिए, कार्यशील पूंजी के लिए तथा अन्य किसी भी आवश्यक व्यय के लिए। अब इसमें बात आती है कि प्रारंभिक व्यय क्या होते हैं, तो जल्दी से इन्हें भी जान लीजिए। कंपनी के समावेलन के समय किए गए आवश्यक खर्च जो होते हैं समावेलन के संबंध में, और ये जाहिर सी बात है कि प्रवर्तक ही करते हैं समावेलन से पहले तक, ये सारे व्यय प्रवर्तन व्यय कहलाते हैं, प्रमोशन एक्सपेंसेस कहलाते हैं। इन्हें फॉर्मेशन एक्सपेंसेस के नाम से भी जाना जाता है। इनके कुछ उदाहरण दिए हैं। कंपनी के पंजीकरण के लिए विभिन्न प्रलेखों को तैयार करवाने और इन्हें छपवाने का व्यय, रजिस्ट्रार के यहाँ फाइल किए जाने वाले प्रलेखों पर स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन की फीस, कंपनी की अधिकृत पूंजी पर स्टैंप ड्यूटी जो कि वहाँ कार्यालय में जमा करनी पड़ती है, प्रविवरण को तैयार कराने और मुद्रित कराने तथा निर्गमित कराने संबंधी व्यय, अभिगोपकों को दिया जाने वाला कमीशन। अभिगोपक वही हैं जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन को गारंटी देते हैं, अभी मैंने मेंशन किया था शुरुआत में।
छठा, कंपनी के आवेदन पत्र, अंश प्रमाण पत्र, बहियाँ, वैधानिक पुस्तकें, सार्वमुद्रा, आवश्यक प्रपत्र, ये सब तैयार करवाने पे खर्चा जो होता है। यदि कोई संपत्ति क्रय की गई है और या क्रय की जानी है तथा उसके मूल्यांकन पर कोई व्यय हुआ है, संपत्ति नहीं और ना ही संपत्ति की कीमत जो चुकाई गई है वो प्रारंभिक व्यय में आएगा, लेकिन उसके मूल्यांकन पर अगर कोई खर्चा हुआ है तो वह प्रारंभिक व्यय मान लिया जाएगा। आठवां, यदि किसी चालू व्यवसाय को क्रय किया गया है तो उस व्यवसाय की संपत्तियों और दायित्वों के मूल्यांकन पर जो भी खर्चे होते हैं वो सब प्रारंभिक व्यय कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा कि प्रारंभिक व्यय पूंजीगत व्यय माने जाते हैं। इन्हें किसी पूंजीगत लाभ जैसे कि अंश प्रीमियम द्वारा कुछ वर्षों के लाभ हानि खाते से अपलिखित कर लिया जाता है। या तो अंश प्रीमियम यानी कि पूंजीगत लाभ अगर कोई उपलब्ध हैं तो उनसे उसी समय किया जा सकता है इनको अपलिखित, अन्यथा कुछ वर्षों के लाभ से धीरे धीरे इन्हें राइट ऑफ कर लेते हैं। जब तक प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित न कर लिया जाए तब तक इन्हें आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के शीर्षक में दिखाया जाता है। ये बात पुरानी है क्योंकि अब संपत्ति पक्ष वगैरह ऐसा नहीं बनता, लेकिन हाँ इन्हें दिखाया जाता है और बेसिकली इन्हें अदर असेट्स में दिखाया जाता है। खैर, उसके बाद में आता है व्यवसाय प्रारंभ अवस्था। ये अंतिम बात है, इसे ध्यान से सुन लीजिएगा। कंपनी को प्रारंभिक अवस्था में कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं, उसके बाद कंपनी को व्यवसाय प्रारंभ करने की अनुमति प्राप्त हो जाती है। विवरण पत्रिका में वर्णित न्यूनतम प्रार्थित पूंजी के लिए जनता से आवेदन पत्र प्राप्त हो चुके हैं और उनका आवंटन कर दिया गया हो तो आपको ये प्रमाण पत्र मिलेगा। कंपनी के प्रत्येक संचालन ने अपने योग्यता अंश जिनको उसने क्रय कर लिया है अथवा क्रय करने का अनुबंध किया था उस पर धनराशि नकद दे दी है, जितनी जनता ने आवेदन पत्र तथा आवंटन पर दी है। तीसरा, कंपनी के संचालक तथा सचिव ने रजिस्ट्रार के पास निर्धारित ढंग से एक लिखित घोषणा की उपयुक्त शर्तों की पूर्ति हो चुकी है। ये लिखित घोषणा भी रजिस्ट्रार के पास एक निर्धारित ढंग से प्रस्तुत कर दी गई हो। यदि कंपनी के विवरण पत्रिका प्रकाशित करके जनता को अंश क्रय करने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है तो उसके स्थान पर जो स्थानापन्न प्रविवरण होता है जिसमें वह समस्त सूचनाएं होती हैं वह भी रजिस्ट्रार के पास अगर भेज दी गई हो, ये सारे काम अगर हो चुके हैं तो कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस यानी कि व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र मिल जाता है और इस तरह से कंपनी जो है वह अस्तित्व में आ जाती है, व्यवसाय करने की स्थिति में आ जाती है। कंपनी के प्रमुख प्रलेख कौन कौन से हैं जिन्हें अभी मेंशन किया गया था, अब उनको विस्तार से पढ़ा जाएगा। इन्हें विस्तार से हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।